जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप इस क्लास को परीक्षा से पहले करते हैं तो मानिए, उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 बहुत ही बेहतर जाएगा, क्योंकि इस क्लास से आपके सेम टू सेम जो है 10 से 15 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू जो है देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन आज की यह क्लास आज की होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक बार दबाकर अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न हैं वो सभी के सभी वीवीआई हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिलते हैं। ठीक है, राखाल दास बनर्जी को शॉर्टकट में जो है आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। क्या? तो आर डी बनर्जी के नाम से भी यहाँ पे कहा जाता है, जाना जाता है। आपके एग्जाम में जो है राखाल दास बनर्जी का पूरा नाम ना देकर आर डी बनर्जी नाम भी दे सकता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा किस वर्ष जो है इनको मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था, अर्थात कि मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने जो है कब किया था। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो आप सभी को अगर याद है तो 1921 में जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज करते हैं, हड़प्पा नगरी की खोज करते हैं। कौन? तो दयाराम साहनी जी। कौन करते हैं? दयाराम साहनी जी हड़प्पा नदी की खोज करते हैं, रावी नदी के तट पर। और जस्ट इसके अगले साल ही राखाल दास बनर्जी जो है किसकी? तो मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, जो कि यह जो क्या होती है, तो यह जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगरी होती है। कौन सी? तो सबसे बड़ी नगरी जो है हड़प्पा सभ्यता की कौन सी होती है? तो मोहनजोदड़ो होती है, जिसकी खोज कौन करते हैं? तो राखाल दास बनर्जी की करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला है ना, चौकोरवा जो आयत की तरह है ना। तो वहाँ पे जो है स्नानागार मतलब कि स्नान करने का स्थान, जिसको जो है वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का स्विमिंग पूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल आप तो समझ रहे हो, नहाने वाला एक क्या होते हैं, तो गड्ढा मतलब तालाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंधु घाटी में यह जो है कहाँ से मिला है, यह जो है कौन से स्थल से मिला है? हड़प्पा से मिला है, या मोहनजोदड़ो से, या फिर कालीबंगा से, या फिर लोथल से। तो आपको बता दें यह यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक और चीज़ मिलता है, वह क्या मिलता है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति। ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति मिलती है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। ठीक है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। वहाँ की मातृ देवी की भी मूर्ति मिलती है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से क्या मिलता है? कालीबंगा से जो जोते हुए खेत के प्रमाण मिलता है। ठीक है, कैसे? तो जोते हुए खेत का प्रमाण। लोथल से क्या मिलता है? तो लोथल से आपके बंदरगाह मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? तो बंदरगाह जो है लोथल से मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मजे मजे से। अगला प्रश्न है 3 नंबर की सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, कौन सा धातु था जिसको ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। तो सिंधु घाटी के लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी सबका यहाँ पे ज्ञान था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के कई सारे नाम है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, उसके साथ साथ इसका अलग नाम हो जाएगा यहाँ पे सिंधु सभ्यता, उसके साथ साथ यहाँ पे सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये भी इसका नाम है किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का। उसके साथ साथ इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कांस्य युगीन तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता है कांस्य। ठीक है, कौन सा? तो कांस्य जो है तांबा और टीन। एक सेकंड यहाँ पर सही से लिख देने दीजिए।
तांबा और टीन मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता है, तो उस समय के लोगों को जो है तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया आती थी, इसीलिए जो है इसको कांस्य से युगल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कांस्य से युगल सभ्यता क्यों कहता है अपन सभ्यता को, क्योंकि उस समय के लोगों को जो है तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया आती थी, इसीलिए इसको कांस्य से युगल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा कहीं खोज किया गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी सारी नदियाँ हैं वो आमतौर पर जो है उसके बीच से जो है एक ही नदी गुजरती है मेन, जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। मतलब जितनी सारी शहरें जो है मुख्य रूप से सिंधु नदी किनारे स्थित है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है। गुप्त काल की बात कर रहा है। गुप्त काल में इत्सिंग आया था, फायान आया था या फिर ह्वेनसांग आया था। तो गुप्त काल में इसमें से जो है फायान आता है। कौन? फायान आता है। अच्छा, किसके शासन काल में आता है? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फायान आता है गुप्त काल में, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन आता है? तो वह आता है आपका मेगास्थनीज। कौन आता है? तो मेगास्थनीज। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इंडिका के लेखक कौन है? बिल्कुल अभी हमने जो नाम बताया चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, तो वह कौन था? तो आपका मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। इसी की पुस्तक है आपकी कौन सी? इंडिका। बहुत ही विस्तार से इसमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कौन साम्राज्य की? तो मौर्य साम्राज्य की, जो कि यह चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। किसके? तो चंद्रगुप्त समय के। यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की पुस्तक से हो जाएगी इंडिका। जितने सारे पुस्तक है और उसके लेखक के नाम है, ध्यान रखिएगा, पुस्तक और उसके लेखक का नाम, इस पे हमने जो है बहुत ही शानदार तरीका से एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। एक नहीं बल्कि तीन। इसमें पहला में जो आपके प्राचीन पुस्तक और उसके लेखक, दूसरा में मध्यकालीन पुस्तक और उसके लेखक, और तीसरा वीडियो में तो आधुनिक पुस्तक और उसके लेखक के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। इसी चैनल के जो शॉर्ट सेक्शन है उसमें जो आप जाकर देख लीजिएगा, तीनों क्लास को शॉर्ट में है ना, वहाँ पे जो है सभी पुस्तक और उसके लेखक के नाम मिल जाएंगे। याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह जो है आपके केवल 12th एग्जाम तक नहीं बल्कि आपके कंपटीशन एग्जाम तक भी फायदा करेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम है कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो कौटिल्य के पुस्तक का नाम यहाँ पे था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र, है ना, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र से भी किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है चाणक्य जी के। उसके साथ साथ अलबरूनी की तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की। और एक और है हिंद रहला, जो है रहला किसकी है? तो इब्न बतूता की। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर है कि अशोक किस वंश का शासक था? बिल्कुल चंद्रगुप्त के पोता था। क्या था? चंद्रगुप्त के पोता। और चंद्रगुप्त कौन से वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बेटा बिंदुसार, और उसके बेटा थे कौन? तो सम्राट अशोक, जो कि आपके मौर्य वंश से हो जाएंगे संबंधित। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बिल्कुल समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है कौन से वंश से संबंधित था? तो गुप्त वंश से। कौन से वंश से? गुप्त वंश से। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। इसी का सबसे महानतम शासक माना जाता है कौन? तो समुद्रगुप्त, जिसको जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यूरोप का नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त किसे बोलते हैं? तो नेपोलियन को। प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, वो भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यूरोप का, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त। कौन? तो यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? जब ऐसा सवाल पूछे, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं, जब ऐसा सवाल पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? तो वह होगा आपका नेपोलियन। और वहीं आपका जो भारत का नेपोलियन पूछे तब आपका उत्तर क्या होगा? तब होगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। घुमा कर दे या सीधा दे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? अच्छा, 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। जिसमें से जो सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो वह था आपका मगध। मगध वहीं की प्राचीन में क्या था? बिहार को ही बोलते हैं मगध प्राचीन में, ठीक है। जो हमारा बिहार है वहीं प्राचीन में मगध था, ठीक है। पटना से हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पटना के थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त के या फिर अशोक के महल कैसा था? किस चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त या फिर अशोक
का महल जो है किस चीज़ का बना था, तो लकड़ी का बना था। कहाँ पे? पटना में, बिहार में। और उस समय पूरा बिहार जो है मगध के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, गिरिव्रज है ना। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी, या फिर गिरिव्रज कह सकते हैं, राजगीर, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है? महावीर ने, ठीक है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था, ठीक है। महावीर ने, पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें तीर्थंकर, मतलब 23वें गुरु हो जाएंगे। और महावीर स्वामी आपके अंतिम या फिर 24वें तीर्थंकर। कौन कौन? तो अंतिम कहिए या फिर 24 तीर्थंकर कहिए। अंतिम कहने का मतलब कि टोटल जो है जैन धर्म में, आपके जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 गुरु हुए। तीर्थंकर का मतलब गुरु, जिसमें से पहले गुरु कौन थे? तो ऋषभदेव, मतलब पहले, मतलब उसके संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें गुरु थे, अर्थात कि अंतिम गुरु थे। और 23वें थे आपके कौन? तो पार्श्वनाथ जी। इन्होंने जो है, पार्श्वनाथ जो है 4 सिद्धांत बनाते हैं, जिसमें से एक और नया सिद्धांत जोड़ देते हैं आपके कौन? तो महावीर स्वामी। जो वह नया सिद्धांत कौन था? तो वह था आपका ब्रह्मचर्य, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था कौन? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के नए सिद्धांत में, ठीक है। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो अगर लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं? शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि वो लोग भी जो अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर यह जो है आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर। तो बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित हो जाएंगे? तो आप लोग को इसके नाम सुने होंगे, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान और महायान जो है कौन से धर्म से संबंधित हो जाएंगे? तो यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे, हीनयान, महायान। और श्वेतांबर और दिगंबर आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। दोनों प्रश्न ही काफ़ी VVI है, क्योंकि दोनों प्रश्न जब के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और सबसे ज़्यादा पूछा जा भी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? त्रिपिटक मतलब कि 3 टोकरियाँ जिसमें पुस्तक रखी गई हो, ठीक है। त्रिपिटक मतलब क्या होता है? टोकरी। क्या होता है? टोकरी। आप लोग गाँव देहात में सुने होंगे, टोकरी बोलते हैं, है ना, छैटी जिसको बोलते हैं, भोजपुरी टाइप में, है ना, छैटी। तो चलिए यहाँ पे त्रिपिटक जो है, यह जो है क्या है? 3 पुस्तकों का सम्मिलन है, जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। कौन से धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। 3 पुस्तक कौन कौन से? तो श्वेत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि त्रिरत्न अगर आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। त्रिरत्न कौन से? तो जैन धर्म से। और त्रिपिटक आपका तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, महाभारत की रचना किसने की थी? बिल्कुल आप लोग को तो इसका उत्तर हमेशा मालूम होना चाहिए। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी द्वारा की जाती है। और रामायण की रचना जो है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना। और उसके साथ साथ मनु स्मृति की रचना कौन करते हैं? मनु स्मृति की रचना तो मनु स्वयं करते हैं। मनु स्मृति की रचना मनु स्वयं करते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि जी। और वेद व्यास जी है आपकी महाभारत की रचना करते हैं, ठीक है। महाभारत जो है किस भाषा में है? तो महाभारत अगर भाषा पूछे इसका भाषा, तो वह आपका भाषा हो जाएगा कौन सा? तो हमारी सबसे प्राचीन भाषा, हमारी नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा में लिखी गई आपकी महाभारत, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? एक बार नहीं बल्कि कई बार आपको बता चुके हैं यह प्रश्न। पुराणों की संख्या टोटल जो है 18 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह आपका कितने दिनों तक हुआ था महाभारत? तो ये भी जो है आपके 18 दिनों तक ही चला था, ठीक है। किसकी जीत हुई थी? तो पांडवों की जीत हुई थी। किसकी हार हुई थी? तो कौरवों को। चलिए कौरवों की। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो अभी हमने बताया है महाभारत की रचना जो है संस्कृत में महर्षि वेदव्यास द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में जो है किसका जन्म होता है? तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ होता है? तो तलवंडी में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। और यहाँ पे सिख धर्म टोटल कितने गुरु होते हैं? तो 10 गुरु होते हैं, जिनमें से जो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। यह कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई गुरु नहीं बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह
सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो हमारे बिहार के पटना में ही, ठीक है, कहाँ पे, तो पटना में ही होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के, ठीक है, बिहार के पटना से होते हैं। 10वें गुरु थे आपके सिख धर्म के, और गुरु नानक देव आपके पहले गुरु थे, अर्थात कि गुरु नानक देव क्या थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कह रहा है कि रूस में भारतीय विद्या का जनक जो है किसे कहा जाता है। रूस में जो है भारत की विद्या कौन प्रचलित करते हैं, तो वह करते हैं आपके G.S. लिब्बीदेव, जो कि ऑप्शन यहाँ बी में दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय विद्या का जनक रूस में किसको बोलते हैं, तो G.F. लिब्बीदेव को बोलते हैं। यह जो है रूस में जाकर भारत की विद्या का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हम्पी मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी से, या फिर विजयनगर से। तो बिल्कुल हम्पी जो आपका क्या हो जाएगा, विजयनगर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। बिल्कुल सही आपने सुना, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर। कब, तो 1336 में करते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दो भाई करते हैं 1336 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखना है, कृष्णदेवराय क्या थे, तो वहाँ के सबसे महाप्रतापी राजा माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक किसको माना जाता है, तो कृष्णदेव राय को माना जाता है, ठीक है। चलिए अमुक्ति माल्यवाद जो है इसी की रचना है, किसकी, तो कृष्णदेव राय की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है जी, बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या फिर कौटिल्य की। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन की रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये जितने सारे यहाँ पे नाम दिख रहे हैं ना, बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, कौटिल्य, मेगास्थनी, अलबरूनी, जो भी आपके विदेशी यात्री है, जो भी आपके हिंदुस्तान के जो लेखक हैं, उन सबके पुस्तक और उसका पुस्तक के नाम और उनका कौन कैसी रचना है, वो सारी चीज़ें हमने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है। उसको जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। इसी चैनल के शॉर्ट फीड में आपको मिल जाएगा सारी वीडियो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर की, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है कौन से संत करते हैं। उत्तर भारत की बात करता है भक्ति आंदोलन का शुरुआत, तो उत्तर भारत में करता है आपके रामानंद जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था। अच्छा, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो रहला, ठीक है। कौन सी पुस्तक, तो रहला जो है इसी की पुस्तक है। यह कहाँ का निवासी था, तो यह आपका मोरक्को का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू करवाया था। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण कहे या फिर आधार कहे या फिर नींव किसने रखी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। नींव किसने रखी का मतलब हुआ कि कुतुब मीनार का नींव किसी और ने रखा, लेकिन उसका निर्माण पूर्ण रूप से किसी और ने करवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था या फिर उसका क्या बोलते हैं निर्माण करने की शुरू किसने की थी, तो वह किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके साथ साथ अच्छा जो इसने नींव रख दी है ना, नहीं बोलते हैं कि पहले घर का नींव जब नया नया घर बनता है, कहीं गांव देहात में देखे होंगे, पहले नींव निकलता है ना, फिर बाद में घर बनता है। तो यह तो नींव निकलवा दिया और बन गया। उसके बाद इसको पूर्ण रूप से कौन बनाता है, तो पूर्ण रूप से इसको बनाने का काम करता है कौन, तो वह करता है आपका इल्तुतमिश। कौन, तो इल्तुतमिश, जो इसी का गुलाम था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और इसका गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए ये भी आप लोग को याद रखने वाली बात है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आता है। अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक-ए-हिंद। जो किसके साथ भारत आता है, तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गजनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है। अच्छा, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत कहिए या फिर इसकी पुस्तक का नाम कहिए, तो क्या है इसकी पुस्तक का नाम, तो रहला है, ठीक है। जो कि कौन से भाषा में है, तो अरबी भाषा में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता जो है कहाँ का निवासी हो जाएगा, तो इससे पहले हमने बताया है मोरक्को का, ठीक है। कहाँ का, तो मोरक्को से आता है हमारे भारत देश में। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। अच्छा, दिल्ली से दौलताबाद जो है कौन अपनी राजधानी परिवर्तित कर देता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने प्रश्न है सभी प्रश्नों को शुरू से लास्ट तक कीजिएगा। आधे प्रश्न कर चुके हैं, आधे प्रश्न भी और बाकी है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो वह आपका लगाया था जहांगीर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की बात करते हैं, आईन अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है। आईन अकबरी की रचनाकार कौन है, या फिर अकबरनामा के रचनाकार कौन है। अकबरनामा यहाँ पर याद करते हैं, अकबर ध्यान देते हैं, अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है, मतलब अकबरनामा को लिखने वाला कौन है, तो आपका हो जाएगा अबुल फजल। कौन, तो अबुल फजल जो है अकबरनामा को रचता है, लिखता है। अच्छे से इसको समझ लेते हैं विस्तार से। अबुल फजल जो है इसकी रचना करता है, फजल, ठीक है। अब बात करते हैं, अकबरनामा जो है आपके 3 भाग में विभक्त है। कौन, अकबरनामा जो है 3 भाग में विभक्त है, जिसमें से जो तीसरा भाग था वही आपका आईन अकबरी कहलाता है, और आईन अकबरी जो है आपके 5 भागों में मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, अकबरनामा पुस्तक जो है कौन लिखता है, तो अबुल फजल लिखता है, जिसमें जो है अकबर के साम्राज्य के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है, अकबर के समय के कृषि व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, उसके शासन प्रणाली के बारे में लिखा गया है। और जो अकबरनामा था उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से जो तीसरा भाग था उसी को आईन अकबरी कहा गया है। इस आईन अकबरी को भी हम लोग यहाँ पे 5 भागों में बांटते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 5 भागों में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, ताजमहल किस शासक द्वारा बनाया गया था। ये तो सबको मालूम होगा, है ना। ताजमहल किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किसकी याद में, तो अपनी पत्नी मुमताज के याद में, ठीक है, मुमताज, इसकी याद में है जो है ताजमहल बनवाता है कौन, तो शाहजहां। चलिए, शाहजहां जो है 7वां अजूबा में भी शामिल है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर जो है किसको कहा गया है, तो औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अकबरनामा जो है किसने रचना है, या तो अभी हमने बताया है अकबरनामा की रचनाकार कौन करते हैं, तो अबुल फजल कहते हैं, जिसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें से तीसरा भाग आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। उस आईन अकबरी को भी 5 भागों में बांटा गया है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। पानीपत में अभी तक जो है 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें से पहला युद्ध जो है कब हुआ था, तो वह हुआ था आपका 1526 में। कब, 1526 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है, तो बाबर, नाम सुने होंगे आपने, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। कौन, इब्राहिम लोदी के बीच में होता है कौन सा युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें जो है क्या होता है, तो इब्राहिम लोदी की हार होती है। किसकी, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और बाबर यहीं से क्या करता है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दामिन इको क्या है। दामिन इको क्या है, तो एक भूभाग का नाम है। दामिन इको क्या है, तो एक भूभाग का नाम है, भूमि के टुकड़े का नाम है दामिन इको, ठीक है, जिसको बोला गया है उर्दू में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर की, कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था। हॉकिंस जो है किसके शासक में आते हैं, तो हॉकिंस आपका जो है जहांगीर के शासनकाल में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसको नहीं, जितने सारे प्रश्न हैं सबके सब VBI है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित है, ये खुद का धर्म बनाया था कौन, तो अकबर द्वारा, ठीक है। अकबर ने जो है खुद एक धर्म बनाया था, जिसका नाम क्या था, तो दीन ए इलाही। ऑप्शन सी यहाँ पे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अशोक ने भी एक धर्म बनाया था, है ना। धर्म नहीं, मतलब एक ऐसी एक समझने की शुरुआत किया था किसी चीज़ का, जिसका नाम क्या था धर्म का, उसके तो धम नाम रखा था, क्या, धम। उसी प्रकार जो है अकबर जो है शुरुआत करता है कौन, तो दीन ए इलाही की। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहते हैं 36 नंबर कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था। यहाँ पे मुगलों के बारे में पूछ रहा है कि मुगल के काल में, ठीक है, कौन सा शासक था जिसके समय जो है सबसे ज़्यादा जो है स्थापत्य कला को देखने को मिलता है। तो शाहजहां के समय में जो है क्या बनाता है, तो आपके ताजमहल बनाता है। उसमें देखा जा सकता है कि ताजमहल जो है कितनी भव्यता है ना, अभी जो है 7वें अजूबा में शामिल है, कितनी उसकी सुंदरता भी है। तो वो जो है क्या, तो स्थापत्य कला जो है सबसे अधिक विकास किसमें होता है, तो ताजमहल जो है बनाने वाला शाहजहां के समय में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक आता है, पहला मुगल शासक कौन था, प्रथम कौन था, तो प्रथम जो इसकी स्थापना करेगा, स्थापना कौन करता है, तो बाबर करता है। कब करता है, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। यहीं पे इसकी अंतिम पूछा जाता है, तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी इसका नाम मिलता है। बहादुर शाह द्वितीय भी कहीं कहीं पे इसका नाम मिलता है। 1857 की क्रांति में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, रंगून जेल भेज दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मुस्लिम लीग
की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष होती है, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपके 1906 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया की कंपनी की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे डी में दिया है केवल कॉर्नवालिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित हो जाएगा आपका अस्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न क्या है? 41 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो जो पुर्तगाली आए थे, ठीक है, अच्छा पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था आपका? तो वास्को डी गामा जो है क्या करता है, तो भारत का समुद्री मार्ग की खोज करता है, 1498 में आता है। उसके बाद जो है बहुत सारे पुर्तगाली आते हैं और गोवा पर अपना अधिकार बना लेते हैं। कब? 1510 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, गोवा को मुक्त कब बनाया जाता है, मतलब पूर्व से स्वतंत्र कब बना लिया जाता है? तो 1961 में जो है भारतीय सेना क्या करती है, वहाँ पे चौकों से लड़ाई करती है। लगभग 36 घंटे की वहाँ पे युद्ध होते हैं पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों को वहाँ से मारकर खदेड़ कर भगा दिया जाता है। ठीक है, तो 1961 में जो है गोवा क्या होता है, तो पूर्ण एक राज्य बन जाता है। चलिए, वहाँ से जो है पुर्तगालियों का साम्राज्य खत्म कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 42 नंबर की बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष हुई? ठीक है, बंगाल विभाजन जो है कब होती है? तो 1905 में होती है। बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल, एक में आपके हिंदू, दूसरे में आपके मुसलमान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और कुछ जान लेते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन में किसके समय हुआ था? तो यह जो बंगाल विभाजन हुआ था वह आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब? लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे, उसी के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन होता है। कब? तो 1905 में। चलिए, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में आपके दो आंदोलन हुए थे, एक आपका खिलाफत आंदोलन, दूसरा आपका असहयोग आंदोलन। भारत आंदोलन जो है आपका 1942 में हो जाता है, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह आपका 1930 में हो जाता है। लेकिन आपका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन यह आपके जो होते हैं कब? तो 1920 में। कब होता है? तो 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देगा ए और बी दोनों करके, या फिर कोई एक ही देगा यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1920 में आपके ये दोनों आंदोलन होता है। दोनों आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? यह आपका हुआ था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कौन सा? तो जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड होता है, उसके खिलाफ में आपका असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, किसके? तो उसके खिलाफ में असहयोग आंदोलन होता है। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन होता है, इसके बारे में कहानी समझ लीजिए। खिलाफत आंदोलन क्यों होता है, इसको विस्तार से समझा देते हैं। एक क्या थे, तो एक आपके धार्मिक नेता हो जाएंगे मुसलमानों के, जिसका नाम क्या था? खलीफा। क्या था? तो खलीफा अली एक नाम था, है ना। खलीफा क्या थे? उस्लामी, है ना। खलीफा उस्लामी एक व्यक्ति थे, जो क्या है, तो मुसलमानों का एक धार्मिक गुरु थे। ठीक है, और उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1914 से लेकर 1918 तक। यह जो है खलीफा उस्मानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। और इनको जो है अंग्रेज जो है कब? ब्रिटिश सरकार जो है कब? तो ब्रिटिश, यहाँ पे लिख दीजिए, ब्रिटिश सरकार जो है आपके इसको जो है 1919 में गिरफ्तार कर देती है। खलीफा उस्मानी को 1919 में गिरफ्तार कर देती है। अब जो भारत के जो मुसलमान थे, ठीक है, उनके द्वारा जो है 1920 में जो है क्या होती है, तो एक आंदोलन होती है कि खलीफा उस्मानी के इज्जत प्रतिशत को बचाने के लिए। यह आंदोलन जो है 1920 से लेकर आपके 24 तक चलती है, लेकिन खलीफा उस्मानी को यहाँ पे मार दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में, और वहीं पर आंदोलन क्या होती है, तो समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी सभी घटना, खिलाफत आंदोलन क्यों हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और यहीं से जो है जो महात्मा गांधी थे वो क्या करते हैं, तो नमक आंदोलन शुरुआत करते हैं। नमक की दांडी यहाँ पे चल के आते हैं, वहाँ पे नमक तोड़ो आंदोलन कर देते हैं, है ना। नमक कानून तोड़ दिया, और वहीं से जो है इनका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होता है। ठीक है, यह जो है आंदोलन जो है कब शुरू होता है, जो नमक तोड़ो आंदोलन, या फिर दांडी यात्रा कब करते हैं, तो 10 मार्च को करते हैं, 12 मार्च को यहाँ पे शुरू करते हैं दांडी मार्च यात्रा का 1930 में। कब? 1930 में, 12 मार्च 1930 में शुरुआत करते हैं। दांडी पहुँचते हैं, वहाँ पे नमक कानून तोड़ते हैं, और वहीं से इनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। किनकी? तो महात्मा गांधी की। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुन्ना समझौता जो है किस वर्ष हुआ। पुन्ना समझौता जो है किसके किसके बीच होता है, तो आपके जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। कौन कौन से, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। महात्मा गांधी उसमें जेल में बंद होते हैं। कब होता है यह समझौता, तो 1932 में होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अलग से हम जो भी चीज़ बता रहे हैं वो सभी चीज़ों को याद रखना है। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन कर लेना है और बस स्किप कर देना है जो हम बता रहे हैं और आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है। इतना सारी चीज़ें इसलिए बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके जो हम यहाँ पे प्रश्न लेकर आए हैं वही पूछे। प्रश्न हम आपको केवल दिखावटी के लिए लेकर आए हैं, जो बता रहे हैं वास्तव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए अलग से सारी चीज़ें बता रहा है कि केवल ऐसे ही ना दे, जैसे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस। अब ऐसा ना हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिल्ली चलो का नारा हटाकर और क्या पूछ दिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो फिर आप लोग एकदम क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा, उसको सही नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग से जो चीज़ें आ रही है उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा कौन देते हैं, तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं, जो कि ऑप्शन का हो जाएगा डी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ इनका एक और नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। अच्छा, गांधी जी का नारा का नाम क्या था, तो हे राम था, ठीक है। हे राम नारा कौन देते हैं, तो गांधी जी देते हैं। करो और मरो का नारा कौन देता है, करो या मरो, करो और मरो, इस नारा का शुरुआत कौन करते हैं, तो ये भी आपके कौन करते हैं, तो गांधी जी ही करते हैं, ठीक है। अंग्रेज भारत छोड़ो, इस नारा का शुरुआत कौन करते हैं, तो ये भी आपके गांधी जी ही करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के दो प्रमुख नारा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर की, काला कानून जो है किसे कहा गया था। काला कानून के बारे में समझ लीजिए, यह जो है कब आता है काला कानून, इसके बारे में अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। यह आपके आता है 1919 में, एक सेकंड पेन चेंज कर लीजिए। 1919 में आपका जो है काला कानून आता है, जिसको जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में जो कानून आता है तो इसको काला कानून क्यों कहा जाने लगा। यह जो आता है तो यह जो है इसका मतलब था कि बिना किसी पूछताछ के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा जो है किसी को बिना मतलब केस किए, किसी को बिना कुछ किए गिरफ्तार करके ले जाएगा जेल में, मार देगा, उसको क्या करेगा उसको कोई पता नहीं है ना। तो इसका एक नाम था नो अपील, ठीक है, नो अपील, नो वकील, ठीक है, और न ही आपका क्या, तो दलील, है ना। तो यहाँ पे जो है इसका अलग नाम था इसका, है ना, इस कानून का, कि कोई अपील नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा, है ना। सीधे आपको गिरफ्तार करके आपके साथ जो मन करे वो कर देगा अंग्रेज सब, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो क्या होती है, तो इसको काला कानून के नाम से जाना गया था। और जो आपका असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, यह जो है इसके खिलाफ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन शुरुआत किया जाता है महात्मा गांधी जी द्वारा, जो कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 में समाप्त कर दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौराचारी कांड के बाद, ठीक है। चौराचारी कांड जैसे होता है तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का कर लेते हैं, 1922 में वापस कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर की, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। हमने पहले ही बताया कि भारत छोड़ो का आंदोलन कब शुरू होती है, तो 1942 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब होती है, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, तो आपका 1930 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर की, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है किसमें निहित है। संप्रभुता जो है आपके हमारे संविधान में निहित है, जो कि ऑप्शन का हो जाएगा डी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है 50 नंबर की, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। प्रथम कहिए, फर्स्ट अध्यक्ष कहिए, या फिर अस्थायी अध्यक्ष कहिए, अस्थायी या फिर पहला अध्यक्ष कहिए, वह कौन थे आपके, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद यहाँ पे नहीं हो जाएंगे, सिन्हा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है आपके द्वितीय हो जाएंगे, यहाँ पे इनका सच्चिदानंद नाम सिन्हा नहीं था, ठीक है। चलिए राजेंद्र प्रसाद आपके द्वितीय क्या थे, तो आपके दूसरे कर दीजिए, या फिर अस्थायी क्या कर दीजिए, तो आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि सारी चीज़ें, सारी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल आपके 50 प्रश्न लेकर आए थे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे
कंप्लीट हो गया। यह आपका जो है तीसरा क्लास था। कौन सा क्लास था? तीसरा क्लास था आपके इतिहास के टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर। इससे के पहले के क्लास में 2 क्लास में जो है हमने टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों क्लासों को भी जरूर कीजिएगा। टोटल आपके 150 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अभी तक जो है क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप 150 ऑब्जेक्टिव को कर देते हैं तो हमको पूर्ण से विश्वास आपको दिलाते हैं कि यहाँ से जो अगर तीनों क्लास को करते हैं तो आपको 30 से 40 नंबर जो है पे कंप्लीट हो जाएगा। 30 से 40 नंबर आपका हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो तीनों क्लासों को जरूर कीजिएगा। यह सेशन आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, है ना। मतलब आपको एग्जाम में बेस्ट नंबर लाने के लिए हम लोग पूरा बेस्ट यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगला क्लास लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।